हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक बिल्कुल नया सा टॉपिक स्टार्ट करेंगे, वेक्टर्स। ठीक है, पहले हम ये समझते हैं वेक्टर्स होते क्या हैं। तो फिज़िकल क्वांटिटीज़ का क्लासिफिकेशन हम यहाँ पर पढ़ेंगे, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेचर। सो ब्रॉडली फिज़िकल क्वांटिटीज़ आर क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स, स्केलर्स एंड वेक्टर्स। अभी हम देखेंगे स्केलर्स क्या होते हैं ना। स्केलर्स क्या होते हैं? Scalars are those physical quantities which have importance of magnitude only। ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिनका बस मैग्नीट्यूड का इम्पोर्टेंस हो, उसको हम बोलते हैं स्केलर्स। वेक्टर्स क्या होते हैं? इम्पॉर्टेंस वर्ड है, याद रखिएगा। वेक्टर्स ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। वेक्टर्स आर दोज फिजिकल क्वांटिटीज़ which have importance of magnitude एंड डायरेक्शन। स्केलर्स ऐसी फिजिकल क्वांटिटी हैं जिनमें बस मैग्नीट्यूड का इम्पोर्टेंस होता है, और वेक्टर्स ऐसी फिजिकल क्वांटिटी हैं जिसमें डायरेक्शन का इम्पोर्टेंस होता है। एक बात आपसे मतलब स्पेशली यहाँ पर मैं फोकस करके बोलना चाहूँगा, डायरेक्शन होने से कोई क्वांटिटी वेक्टर नहीं होती। डायरेक्शन हो और उसके बावजूद उसके डायरेक्शन का इम्पोर्टेंस होना चाहिए, तो उसको हम क्या बोलेंगे? वेक्टर क्वांटिटी, है ना। तो स्केलर एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें बस उसके मैग्नीट्यूड का इम्पोर्टेंस होता है कि रियलिटी में वो है कितना, ना। और वेक्टर्स ऐसी चीज़ होती है जिसमें मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों की इम्पोर्टेंस होती है। और मैंने क्या बोला है कि मैग्नीट्यूड होना तो दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है, साथ में डायरेक्शन होना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि डायरेक्शन का क्या होना चाहिए? डायरेक्शन का इम्पोर्टेंस होना चाहिए। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटी, वेक्टर्स, है ना। तो ब्रॉडली मतलब अगर समराइज़ करके बोले, स्केलर्स ऐसी चीज़ होती हैं जिनके पास मैग्नीट्यूड का इम्पोर्टेंस होता है। वेक्टर्स ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों का इम्पोर्टेंस होता है। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों का इम्पोर्टेंस होता है। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं कि स्केलर क्वांटिटी के क्या एग्जांपल्स है। फॉर एग्जांपल, आपको बाद में मैं बात भी करूँगा इसके बारे में। डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, टाइम एक स्केलर क्वांटिटी है, स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है। जैसे जैसे आप 11th क्लास की फ़िज़िक्स पढ़ेंगे, आपको स्केलर्स और वेक्टर्स के बारे में फ़र्क समझ में आएगा। और वेक्टर का अगर मैं एग्जांपल लूँ तो वेक्टर का पहला एग्जांपल है डिस्प्लेसमेंट, नेक्स्ट इज़ वेलोसिटी। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। फिर आपका फोर्स है, फिर लीनियर मोमेंटम है। समझ में आ गई बात? तो ऐसी चीज़ें जिनके पास मैग्नीट्यूड का बस इंपॉर्टेंस हो वो स्केलर होती हैं, और ऐसी चीज़ें जिनके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों का इंपॉर्टेंस हो उसको हम वेक्टर्स बोलते हैं। और ये कुछ एक एग्जांपल्स आपको लिख के मैंने दिया है यहाँ पे। इम्पॉर्टेंस ऑफ वेक्टर इन फिजिक्स, है ना। अब ये समझेंगे वेक्टर का क्या इंपॉर्टेंस है ना। इसको बस एक एग्जांपल से मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। इनफैक्ट 2 एग्जांपल लेते हैं ना, एकदम से आपके दिमाग में घुस जाएगा। जैसे कि मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। मैंने आपसे बोला कि आपका घर एक्स एक्सिस से इनफैक्ट ओरिजिन से 5 किलोमीटर दूर है और 30 डिग्री के एंगल पे है। मतलब जो आपका घर है वो ओरिजिन से 5 किलोमीटर दूर है और 30 डिग्री के एंगल पे है। अब ज़रा समझिए, यहाँ पर 2 चीज़ों का इम्पोर्टेंस है। क्या? एक तो 5 किलोमीटर, एक है 30 डिग्री। कैसे? ज़रा समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप ओरिजिन से चलना स्टार्ट किए है ना, और आप 5 किलोमीटर एक्स एक्सिस की तरफ चल रहे हैं, तो आपको घर नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर आप ओरिजिन से स्टार्ट कर रहे हैं और आप 25 डिग्री के एंगल पे चल रहे हैं, फिर भी आपका घर नहीं मिलेगा। ठीक, अच्छा, अगर आप
ओरिजिन से स्टार्ट कर रहे हैं और 30 डिग्री के एंगल पे चल रहे हैं, लेकिन 2.5 किलोमीटर चल रहे हैं, फिर भी आपका घर नहीं मिलेगा। आपका घर तभी मिलेगा जब आप दो कंडीशन के साथ बाउंडेड होंगे। दो कंडीशंस क्या है? पहला तो आपको 5 किलोमीटर ही चलना है और एक्स एक्सिस से 30 डिग्री के एंगल पर ही चलना है। तो कहने का मतलब जो ये पॉइंट है वो एक्स और वाई प्लेन में यूनिक होगा ना। तो कहने का मतलब ये है कि ये एक ऐसी चीज़ है, देखिए, जहाँ पर मैग्नीट्यूड मतलब 5 किलोमीटर का इंपॉर्टेंस है और डायरेक्शन मतलब 30 डिग्रीज का इंपॉर्टेंस है। तो कहने का मतलब यहाँ पर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों का इंपॉर्टेंस है, ठीक है। और सेकंड एग्जांपल ज़रा समझिए। जैसे कि मैंने बोला कि मान लीजिए ये आपके घर का दरवाज़ा है ना, ठीक है। लेट अस से ये ओपन पोजीशन में है, ठीक है। ये ओपन पोजीशन में आपके घर का दरवाज़ा है और यहाँ पर ये लगता है ना। तो कहने का मतलब आप अगर आपको इसको बंद करना है तो आपको इधर की तरफ फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब आप जैसे मान लीजिए अगर आप इधर 10 न्यूटन का फोर्स लगाते हैं और ये दरवाज़ा बंद हो जाता है, ठीक है। आप चाहे मर्जी इस डायरेक्शन में कितने न्यूटन का फोर्स लगा लेना, बाहर की तरफ 10 लगा लो, 20 लगा लो, 100 लगा लो, 1000 न्यूटन लगा लो, ये दरवाज़ा टूट जाएगा लेकिन बंद नहीं होगा। तो कहने का क्या मतलब है? कहने का सिंपल सा मतलब ये है कि फोर्स देखिए, जब आप अंदर की तरफ फोर्स लगा रहे हैं तो दरवाज़ा बंद हो रहा है, जब बाहर की तरफ फोर्स लगा रहे हैं तो दरवाज़ा बंद नहीं हो रहा है। तो फोर्स के पास भी क्या है? डायरेक्शन का इंपॉर्टेंस है, ठीक है ना। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक है रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर। किसी भी वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? जैसे कि मान लीजिए एक ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी, ठीक है। और एक वेक्टर ए से स्टार्ट होके और बी तक जा रहा है ना। एक कोई वेक्टर है वो ए से स्टार्ट होके बी तक जा रहा है, तो इसको बोलते हैं इनिशियल पॉइंट, और यू कैन ऑल्सो से स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ वेक्टर। और यहाँ तक आ रहा है, दिस इज कॉल्ड फाइनल पॉइंट ऑफ द वेक्टर। अब ज़रा सोचिए, ये एरोहेड का क्या बताता है? ये एरोहेड बताता है कि आप ए से चल के बी आए हैं, है ना। अगर मान लीजिए एरोहेड ऐसे होता, इसका मतलब आप बी से चल के किधर गए? ए। तो कहने का मतलब जहाँ से वेक्टर स्टार्ट होता है उसको बोलते हैं इनिशियल पॉइंट, जहाँ पर वेक्टर ख़त्म होता है उसको क्या बोलते हैं? फाइनल पॉइंट। और जो ये एरोहेड है दैट शोज डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। तो एरोहेड किसको शो करता है? वेक्टर के डायरेक्शन को शो करता है, ठीक है। अच्छा, ये क्या है? यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, मतलब जो ये एरो हेड है, जो एरो की लेंथ है, इसको बोलते हैं हम मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, ठीक है। जैसे कि आपको समझना चाहिए, जैसे कि मान लीजिए आपके पास एक्स एक्सिस है ना, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, और ये वाई एक्सिस है। आप मान लीजिए ओरिजिन से 2 यूनिट चलते हैं तो ये वेक्टर बनेगा। अगर मान लीजिए ओरिजिन से 4 यूनिट चलते हैं तो एक दूसरा वेक्टर बनेगा। तो आपको समझ में आया होगा मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है। पहले वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना यूनिट है? 2 यूनिट। और ये वेक्टर किधर की तरफ है? एक्स एक्सिस की तरफ है ना। दूसरे वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है? 4 यूनिट। और ये वेक्टर किधर की तरफ है? एक्स एक्सिस की तरफ। तो कहने का मतलब ये दोनों वेक्टर भी आपस में क्या है? अलग अलग वेक्टर हैं। एक की लेंथ छोटी है, या यू कैन से मैग्नीट्यूड छोटा है, दूसरे की लेंथ बड़ी है, या यू कैन से मैग्नीट्यूड बड़ा है, ठीक है ना। तो किसी भी वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? अगर कोई वेक्टर ए से चल के बी तक जाता है तो उसको हम लिखते हैं ए बी, और ऊपर एरो हेड लगाते हैं ना। ये एरो हेड बताता है कि ये वेक्टर ए से चल के कहाँ तक जा रहा है? बी तक। इसमें याद रखने वाली बात ये है, जो एरो हेड है वो डायरेक्शन ऑफ वेक्टर देता है, और जो एरो की लेंथ है दैट विल गिव द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, ठीक है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, है ना। ये एक इंपॉर्टेंट बात है ना वेक्टर के लिए। डायरेक्शन ऑफ वेक्टर में आपसे मैं एक बात कहूँगा, जैसे हम कन्वेंशनल है ना, जनरल लैंग्वेज में बात करते हैं, लोकल लैंग्वेज में बात करके डायरेक्शन 4 होता है, नॉर्थ ईस्ट है ना, साउथ वेस्ट है ना। कोई बोलता है कि डायरेक्शन 10 होती है ना। तो देखिए ऐसा कुछ नहीं होता। डायरेक्शन बेसिकली इनफाइनाइट डायरेक्शन होते हैं। कैसे इनफाइनाइट डायरेक्शन होते हैं? जैसे कि मैंने आपको बोला था लास्ट वाले एग्जाम्पल में, जब मैं आपको इंपॉर्टेंस ऑफ वेक्टर समझा रहा था, तो मैंने आपको बताया था कि मान लीजिए आपका घर एक्स एक्सिस से 5 किलोमीटर दूर है और 30 डिग्री के एंगल पे है ना।
तो 30 डिग्री क्या है डायरेक्शन और 5 किलोमीटर क्या है मैग्नीट्यूड। कहने का मतलब 30 डिग्री एक अलग डायरेक्शन है। उसी तरह से अगर आप 25 डिग्री चलते तो आपका घर तो नहीं आता ना, क्योंकि आप किसी और डायरेक्शन में जा रहे हैं। उसी तरह से अगर आप 20 डिग्री पर चलते फिर भी आपका घर नहीं आता, क्योंकि आप किसी और डायरेक्शन में जा रहे हैं। उसी तरह से अगर मान लीजिए आप एक्स एक्सिस के अलॉन्ग 5 किलोमीटर चलते फिर भी आपका घर नहीं आता। तो कहने का मतलब देखिए डायरेक्शन, पहली बात डायरेक्शन 4 नहीं होता, 10 नहीं होता, डायरेक्शन इनफाइनाइट होते हैं। और डायरेक्शन फिजिक्स में डायरेक्शन इज गिवन बाय व्हाट, डायरेक्शन इज सिंपली गिवन बाय द एंगल मेड बाय द वेक्टर विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। वेरी इंपॉर्टेंट है ना इन फिजिक्स, और यू कैन ऑल्सो से इन मैथमेटिक्स एज वेल। इन फिजिक्स द डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर is given by एंगल, है ना, एंगल मेड बाय इट विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस। वेरी इंपॉर्टेंट। फिजिक्स में किसी भी वेक्टर का डायरेक्शन क्या होता है, डायरेक्शन होता है एंगल मेड बाय इट विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव डायरेक्शन अलोंग एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस। फॉर एग्जांपल जैसे कि मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, हमारे पास कोई एक वेक्टर है, इसका नाम दे दिया जस्ट ए, है ना, या इसका नाम दे दिया ओ ए। ये इनिशियल पॉइंट ओ है, फाइनल पॉइंट ए है, तो ना ओ ए पॉइंट है ना, इसका मान लीजिए डायरेक्शन क्या है 15 डिग्री। दूसरा वेक्टर है ओ बी, ओ बी का मान लीजिए ये वाला एंगल कितना है 60 डिग्री। तो इसका डायरेक्शन क्या बोलेंगे, इसका डायरेक्शन बोलेंगे हम द डायरेक्शन ऑफ ओ बी वेक्टर इज 60 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। प्लीज कीप इन माइंड डायरेक्शन इन फिजिक्स इज गिवन बाई द एंगल मेड बाई द वेक्टर विद एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस। ठीक है ना, इस वेक्टर ने एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज सेंस में जितना एंगल बनाया वो आपका क्या होगा, मतलब आपका मतलब वेक्टर का क्या होगा, डायरेक्शन होगा। ठीक है, नाउ हम पढ़ेंगे अब क्लासिफिकेशन ऑफ वेक्टर, है ना। क्लासिफिकेशन ऑफ वेक्टर में पहला पॉइंट है को इनिशियल वेक्टर, है ना। तो को इनिशियल वेक्टर क्या होता है, को मतलब क्या होता है कॉमन, और इनिशियल मतलब क्या होता है स्टार्टिंग पॉइंट। ऐसे वेक्टर्स जिनके स्टार्टिंग पॉइंट सेम हो उनको हम क्या बोलते हैं, को इनिशियल वेक्टर। जैसे मान लीजिए एक ये पॉइंट है ना, एक वेक्टर ऐसे, ये इस पॉइंट का नाम दे देते हैं हम ओ, है ना, ये पॉइंट है ए, ठीक है, ये दूसरा पॉइंट है बी, ये तीसरा पॉइंट है सी, ये चौथा पॉइंट है डी। तो कहने का मतलब आप क्या बोल सकते हैं, को इनिशियल वेक्टर्स क्या होते हैं, को इनिशियल वेक्टर ऐसे वेक्टर्स होते हैं जिनका स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है, सेम होता है। तो कहने का मतलब ये द वेक्टर्स विच आर सेम स्टार्टिंग पॉइंट आर कॉल्ड को इनिशियल वेक्टर। सो ये वेक्टर ओ से ए तक जा रहा है, ओ ए वेक्टर, ओ बी वेक्टर, ओ सी वेक्टर एंड ओ डी वेक्टर आर co-initial vectors because they have same starting point. Now we are going to discuss co-terminal vector. बहुत आसान है, ऊपर से आप देख सकते हैं। को मतलब क्या होता है कॉमन, और टर्मिनल मतलब क्या होता है एंडिंग पॉइंट। ऐसे वेक्टर्स जिनके एंडिंग पॉइंट से उसको हम बोलते हैं को टर्मिनल वेक्टर। फॉर एग्जांपल जैसे कि मान लीजिए ये ओ पॉइंट है, ये ए पॉइंट है, दूसरा ये बी पॉइंट है, ये ओ पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, ये ओ पॉइंट है ना। तो जो आपका ए ओ वैक्टर, ए ओ इसलिए लिखा क्योंकि ए से चल के ओ तक आ रहा है, बी ओ वैक्टर एंड सी ओ वैक्टर आर को टर्मिनल वैक्टर, है ना। तो कहने का मतलब ये को टर्मिनल वैक्टर्स क्या होते हैं, ऐसे वैक्टर जिनका एंडिंग पॉइंट सेम हो, है ना। ठीक है, को प्लेनर वैक्टर्स। ठीक है, को प्लेनर वेक्टर्स आपको मैं एग्जांपल देकर समझाना चाहूँगा। जैसे मान लीजिए ये आपकी बुक है, ठीक है, और हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, ठीक है। एक वेक्टर है मान लीजिए ये, और इस वेक्टर का नाम ए है, दूसरा वेक्टर है ये, इस वेक्टर का नाम बी है। तो ये दोनों वेक्टर बुक पे ही रखे हुए हैं ना। इसका मतलब दोनों वेक्टर, अगर जैसे मान लीजिए ये बुक है और ये दो वेक्टर्स हैं, ये दोनों वेक्टर बुक पे रखे हुए हैं,
तो ये दोनों वेक्टर क्या होंगे, कोप्लेनर होंगे। समझ में आ गई बात। अच्छा अब ज़रा सोचिए, एक ये वेक्टर होता है ना, ये वेक्टर जो आपकी तरफ आ रहा है ना, देखिए जो ब्लू वाला वेक्टर है और जो पिंक वाला वेक्टर है ये दोनों कोप्लेनर है, लेकिन जो ये आपको ग्रीन वाला वेक्टर दिख रहा है वो आपकी तरफ आ रहा है, ये क्या है, इन दोनों के रेस्पेक्ट में क्या है, नॉन कोप्लेनर वेक्टर। इसका मतलब क्या होगा, कोप्लेनर वेक्टर्स वो होते हैं विच हैव सेम प्लेन, विच लाई इन सेम प्लेन। को मतलब कॉमन, कोप्लेनर वेक्टर्स आर दोज, कोप्लेनर वेक्टर्स आर दोज which lie in same plane। अच्छा सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि दो वेक्टर चाहे मर्जी कैसे भी रखें वो तो कोप्लेनर ही होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए ये दो वेक्टर हैं आपके पास, है ना, ये दो वेक्टर हैं, ठीक है, तो इनका ये प्लेन है। अगर इन्हीं दो वेक्टर को मैंने ऐसे रोटेट कर दिया तो इनका प्लेन ये हो गया। तो कहने का मतलब दो वेक्टर कैसे भी रखे हुए हैं वो कोप्लेनर होंगे। इन दोनों को ऐसे रख दिया तो ये इस वाले प्लेन में लाई कर रहे हैं, इनको ऐसे रखा इस प्लेन में लाई कर रहे हैं। ये दोनों वेक्टर मान लीजिए कि ऐसे रखे हुए हैं ना, तो इस प्लेन में लाई कर रहे हैं। तो कहने का मतलब कोप्लेनर वेक्टर्स क्या होते हैं, कोप्लेनर वेक्टर्स ऐसे वेक्टर होते हैं जो सेम प्लेन में लाई करते हैं। और दो वेक्टर हमेशा ही क्या होते हैं, कोप्लेनर। टू वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर, ठीक। अच्छा नाउ पैरेलल वेक्टर्स, वेरी इंपॉर्टेंट। पैरेलल वेक्टर्स क्या होते हैं, पैरेलल वेक्टर्स आर दोज वेक्टर्स which have same direction, जिनका डायरेक्शन सेम हो उसको हम क्या बोलते हैं बच्चे, पैरेलल वेक्टर्स, ठीक है। अब ज़रा सोचिएगा, जैसे मान लीजिए ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ये वर्टिकल एक्सिस, हमारे पास दो वेक्टर हैं, ये वेक्टर है ए और ये वेक्टर है पी। मैंने अभी आपको क्या बोला था, डायरेक्शन क्या होता है, डायरेक्शन, ये मान लीजिए वेक्टर है, इस वेक्टर ने एक्स एक्सिस के साथ जितना एंगल बनाया उस एंगल को हम क्या बोलते हैं, डायरेक्शन। प्रोवाइडेड ये एंगल किस सेंस में होना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, है ना। टू वेक्टर्स आर दोज वेक्टर्स विच हैव सेम डायरेक्शन। अगर मैं बोलूँ व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए, थीटा 1 ऑब्वियसली, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी, दैट इज थीटा 2। तो फॉर पैरेलल वेक्टर्स एक बात तो तय है, इन दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, या थीटा 1 इक्वल्स क्या होगा, थीटा 2, है ना, ठीक है। तो कहने का मतलब पैरेलल वेक्टर्स वो होते हैं जिनका डायरेक्शन सेम होता है। और डायरेक्शन क्या होता है, एक्स एक्सिस के साथ जो वेक्टर ने एंगल बनाया है एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, एक्स एक्सिस के साथ वेक्टर ने जो एंगल बनाया है एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, उसको हम क्या बोलते हैं, डायरेक्शन। तो इन दोनों का डायरेक्शन सेम होना चाहिए, मतलब थीटा 1 इक्वल्स क्या होना चाहिए, थीटा 2। इसको क्या बोलते हैं हम, पैरेलल वेक्टर्स। व्हाट आर एंटी पैरेलल वेक्टर्स, एंटी पैरेलल वेक्टर्स आर दोज वेक्टर्स which are in opposite direction, जो ऑपोजिट डायरेक्शन में हो उनको हम बोलते हैं एंटी पैरेलल वेक्टर। कैसे, जैसे मान लीजिए ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये ए वेक्टर है, इसने एक्स एक्सिस के साथ थीटा 1 एंगल बनाया। ये बी वेक्टर है, इसने एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाया, थीटा 2। अच्छा कौन सा एंगल हम लेंगे, एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में जो एंटी क्लॉकवाइज सेंस में एंगल बना है ना, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, थीटा 1 क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए, थीटा 2 क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी। अब थीटा 2 को हमने ऐसे क्यों लिया है, क्योंकि एंगल को हम हमेशा किस रेस्पेक्ट में मेजर करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में। कहाँ से मेजर करते हैं, एक्स एक्सिस से। तो कहने का मतलब ये है कि अगर थीटा 2 माइनस थीटा 1 करिएगा तो एंगल कितना आएगा, 180 डिग्री। सो व्हाट आई मीन टू से, दो वेक्टर अगर पैरेलल हैं तो उनके बीच का एंगल क्या होगा, 0 डिग्री। अगर दो वेक्टर एंटी पैरेलल होंगे तो उनके बीच का एंगल क्या होगा, 180 डिग्री, ठीक है। या ऐसे भी बोल लीजिए, इनका डायरेक्शन सेम होता है, ये इनका डायरेक्शन ऑपोजिट होता है, या इनके बीच का एंगल क्या होता है, 180 डिग्री होता है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस इक्वल वेक्टर, है ना। तो इक्वल वेक्टर कौन से वेक्टर होते हैं, इक्वल वेक्टर ऐसे वेक्टर होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों क्या हो, सेम। फॉर
अ वेक्टर टू बी इक्वल, किसी भी वेक्टर को इक्वल होने के लिए फॉर टू और मोर देन टू लिख लेते हैं ना, टू और मोर देन टू वेक्टर्स टू बी इक्वल, अगर सबको इक्वल होना है, देयर मैग्नीट्यूड मस्ट बी सेम, मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, सेम, एंड सेकेंड डायरेक्शन मस्ट बी सेम, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। आपको बहुत एक क्लासिक एग्जांपल से मैं समझाना चाहूँगा इस कॉन्सेप्ट को। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। इसमें हमने क्या किया बच्चे, पैरेललोग्राम बनाया ना। अच्छा, इसमें हमने पैरेललोग्राम बनाया। आपने 10th क्लास में पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी तो पढ़ी है, जो ऑपोजिट साइड्स हैं दे आर इक्वल एंड पैरेलल। इक्वल एंड पैरेलल का क्या मतलब है कि ये वाला एंगल अगर θ1 है तो इस वाले एंगल को भी क्या होना पड़ेगा, θ1। अगर पैरेलल का मतलब क्या है कि दे मस्ट इंक्लाइंड एट सेम एंगल टू द एक्स एक्सिस। इसका मतलब अगर ये दोनों पैरेललोग्राम के साइड है तो θ1 इक्वल्स क्या होना पड़ेगा, θ2। ये वाला एंगल θ2 है ना। अब आप कितने भी आप वेक्टर्स बना लीजिए θ1 और θ2 के बीच में, है ना, सबका पहली बात तो मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम, और सबका क्या होगा, सारे क्या होंगे आपस में पैरेलल। तो कहने का मतलब उनका डायरेक्शन क्या होगा, सेम। तो इक्वल वेक्टर्स क्या होते हैं, उनका मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए, साथ में डायरेक्शन भी क्या होना चाहिए, सेम। जैसे ये वेक्टर है ना, अब इस वेक्टर के पैरेलल में आप वेक्टर रखते जाइए, है ना, ये सारे क्या होंगे, ये सारे होंगे इक्वल वेक्टर्स। ठीक है, एक बात याद रखिएगा, पैरेलल में तो रखना ही रखना है, जो लेंथ इसकी है वही लेंथ इसकी होनी चाहिए और वही लेंथ इसकी होनी चाहिए, तभी ये सारे क्या हो पाएंगे, इक्वल वेक्टर। सो इक्वल वेक्टर के लिए दो चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, एक तो उनका डायरेक्शन सेम होना चाहिए, साथ में मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। ठीक है, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास एक कोई वेक्टर है ना, और इस वेक्टर को हम मान लेते हैं ए वेक्टर बोल देते हैं, और इस ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है, या यू कैन से एरो की जो लेंथ है, दैट इज़ 2 यूनिट्स। अब हम क्या करते हैं, इसको 2 इक्वल पार्ट में काटते हैं ना, 2 इक्वल पार्ट में काटते हैं, तो इस वाले पोर्शन का मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1 यूनिट। ठीक है, और इस वाले पोर्शन का भी मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1 यूनिट। ठीक है, उसी तरह से अगर मान लीजिए हमारे पास एक वेक्टर है और उसका मैग्नीट्यूड 3 यूनिट्स है, तो कहने का मतलब हम इसको 3 इक्वल पार्ट में काट सकते हैं, और हर इक्वल पार्ट का मैग्नीट्यूड कितना होगा, 3 यूनिट्स। फॉर द सेम लॉजिक, अगर कोई वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड n यूनिट्स है, तो आप उसको n इक्वल हाफ्स में काट सकते हैं, है ना। इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1 यूनिट, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1 यूनिट, है ना। इसमें कितने पार्ट्स हैं, 2 पार्ट्स, इसमें कितने पार्ट्स हैं, 3 पार्ट्स, इसमें कितने पार्ट है, n पार्ट। तो अगर आपको ए, जैसे कि देखिए, जब अगर ये ए वेक्टर है, इसका नाम भी हम ए वेक्टर ही रख लेते हैं, और इसका नाम, या आपके लिए इसका नाम चलो मैंने बी वेक्टर रख लिया, और इसका नाम मैंने सी वेक्टर रख लिया। तो जिसका ए वेक्टर का जो 1 यूनिट वाला पार्ट है ना, उसको हम बोलते हैं ए कैप। इसको ए कैप बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ए कैप। अब ज़रा देखिए, क्या ए कैप प्लस ए कैप अगर मैं करूँगा तो मुझे ए वेक्टर मिल जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब 2 ए कैप आपको क्या मिलने वाला है, सॉरी 2, इसको कैप बोलते हैं ना, कैप है ना, ये 2 ए कैप आपको क्या मिलने वाला है, ए वेक्टर। तो कहने का मतलब, अच्छा अब देखिए, जो ए वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड कितना है, 2 यूनिट्स, और ए कैप क्या है, ए कैप इज़ अ यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है, जो इस वेक्टर के डायरेक्शन में हो, है ना। तो कहने का मतलब उसी तरह से अगर आप बी वेक्टर को लिखना चाहें तब क्या लिख सकते हैं, इस पार्ट को आप क्या लिखेंगे, बी कैप बी कैप बी कैप। तो कहने का मतलब बी कैप प्लस बी कैप इक्वल्स क्या लिखेंगे, प्लस बी कैप इक्वल्स क्या लिखेंगे, बी वेक्टर। ठीक है, तो 3 बी कैप इक्वल्स क्या होगा, बी वेक्टर। तो कहने का मतलब कोई भी वेक्टर क्या होता है, इसका मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन, है ना। तो यूनिट वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर एक ऐसी चीज़ होती है कि जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, और जो किसके लिए यूज होता है, डायरेक्शन के लिए ना। सो यूनिट वेक्टर
हैव यूनिटी मैग्नीट्यूड, यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो यूनिटी होता है, एंड इट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। ठीक है, यूनिट वेक्टर एक ऐसी चीज होती है जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1 होता है। और उसका मैग्नीट्यूड 1 होता है तो हम यूज क्यों करते हैं, जरा देखिए। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, 2 यूनिट, और डायरेक्शन क्या हुआ है, ए कैप। उसी तरह से बी वेक्टर का कितना मैग्नीट्यूड है, 3 यूनिट, और डायरेक्शन क्या है, बी कैप। उसी तरह से अगर आप सी कैप लिखना चाहें तो डायरेक्टली आप लिख सकते हैं सी वेक्टर इक्वल्स एन इंटू सी कैप। तो कहने का मतलब यूनिट वेक्टर का जो मेन काम है वो मेन काम क्या है, यूनिट वेक्टर का मेन काम है डायरेक्शन को दिखाना, है ना। तो कहने का मतलब अगर मान लीजिए किसी भी एग्जांपल से लिखिएगा, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास एक वेक्टर है एक्स वेक्टर, है ना। तो एक्स वेक्टर क्या होगा, एक्स वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, मान लेते हैं मैग्नीट्यूड को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स इनटू डायरेक्शन। तो कहने का मतलब ये है कि किसी भी वेक्टर का अगर यूनिट वेक्टर निकालना है तो इसका डेफिनेशन होगा दैट वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। किसी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर लीजिए, आपको क्या मिलने वाला है, यूनिट वेक्टर। अब इसका क्या इंपॉर्टेंस है, किसी ने बोला कि मान लीजिए यू हैव टू राइट अ वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड 10 यूनिट्स अलोंग एक्स एक्सिस। आपको जस्ट एक एग्जांपल देके समझा रहा हूँ ना। यू हैव टू राइट अ वेक्टर which have magnitude 10 units along the direction of x vector। तो कहने का मतलब आपके पास एक ऐसा वेक्टर लिखना है, मान लेते हैं उस वेक्टर का नाम क्या है y, उसका मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए 10, और वो किसके डायरेक्शन में होना चाहिए, x के डायरेक्शन में होना चाहिए। तो आप क्या लिख सकते हैं, y वेक्टर इक्वल्स 10 x कैप। तो किसी भी वेक्टर का अगर आपको डायरेक्शन लिखना है तो दैट कैन बी ईजिली रिटन बाय द हेल्प ऑफ यूनिट वेक्टर। नल वेक्टर क्या होता है, नल वेक्टर ये होता है a vector which have zero magnitude is called null vector। a vector which have zero magnitude, एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 0 हो उसको हम क्या बोलते हैं, नल वेक्टर। चलो यूनिट वेक्टर का तो मतलब समझ में आ रहा था कि यूनिट वेक्टर क्या करता है, उसका मैग्नीट्यूड 1 होता है और वो डायरेक्शन को दिखाने के काम आएगा। अब मेरा कहना ये है कि अगर यूनिट वेक्टर का कुछ ना कुछ तो काम है, क्योंकि वो डायरेक्शन को दिखाने का काम आता है। अब हमने नल वेक्टर क्यों डिफाइन किया, उसका तो मैग्नीट्यूड ही 0 है। तो इस सवाल का बच्चों जवाब ये है, जैसे कि मान लीजिए एक वेक्टर है एफ वेक्टर और दूसरा भी वेक्टर है एफ वेक्टर। अगर मान लीजिए आपने एफ वेक्टर में से एफ वेक्टर को घटाया तो क्या मिलेगा, 0। अब 0 तो स्केलर और वेक्टर कुछ भी हो सकता है ना। अब मैं आपसे मेरी दलील ये है कि अगर वेक्टर को वेक्टर में से माइनस करेंगे तो आपको वेक्टर मिलेगा, चाहे वो 0 ही क्यों ना हो। तो कहने का मतलब जब 2 इक्वल वेक्टर को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें 0 नहीं मिलता, इंस्टेड हमें क्या मिलता है, 0 वेक्टर मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट, शिफ्टिंग एंड स्लाइडिंग प्रॉपर्टी ऑफ अ वेक्टर। ठीक है, किसी भी वेक्टर का शिफ्टिंग और स्लाइडिंग प्रॉपर्टी क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए शिफ्ट करना, जैसे कि मान लेते हैं एक वेक्टर है और इसका नाम है, मान लेते हैं ए वेक्टर। ठीक है, ये थीटा एंगल पे है। तो अगर मान लीजिए इस वेक्टर को आप शिफ्ट कर सकते हैं, कहीं भी शिफ्ट करके रख सकते हैं ना, प्रोवाइडेड उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए। अब मैग्नीट्यूड कैसे चेंज नहीं होगा, जैसे कि मैंने इसको जब शिफ्ट किया तो ये पैरेललोग्राम की साइड की तरफ शिफ्ट होना चाहिए, और डायरेक्शन कब चेंज नहीं करेगा, जब इस वाले एंगल को हमने क्या रखा है, सेम। तो कहने का मतलब ये शिफ्टिंग, व्हाट डज द शिफ्टिंग एंड स्लाइडिंग प्रॉपर्टी से, शिफ्टिंग एंड स्लाइडिंग प्रॉपर्टी का क्या मतलब है कि आपके पास एक वेक्टर यहाँ पर है, उसको आप उठा के यहाँ भी रख सकते हो, उठा के यहाँ भी रख सकते हो, उठा के यहाँ भी रख सकते हो, प्रोवाइडेड मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में से कोई सा भी बदलना नहीं चाहिए। अब जरा सोचिए, अगर इसका मैग्नीट्यूड 1 यूनिट है तो ये अगर पैरेललोग्राम है तो इसका मैग्नीट्यूड भी कितना होगा, 1 यूनिट। ये वाला एंगल थीटा, तो ये वाला एंगल क्या है, थीटा। मतलब ये दोनों वेक्टर तो एकदम आइडेंटिकल हुए
ना, क्यों? क्योंकि इन दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है और साथ में डायरेक्शन भी क्या है, सेम। तो शिफ्टिंग का मतलब क्या होता है, किसी वेक्टर को आप पैरेलली कहीं भी शिफ्ट कर सकते हो। उसी तरह से स्लाइडिंग प्रॉपर्टी का क्या मतलब है, जैसे कि मान लीजिए आपके पास ये कोई वेक्टर है, ए वेक्टर है ना। अब इस वेक्टर को आप नीचे ऊपर कहीं भी स्लाइड करके ले जा सकते हैं। आप इसको स्लाइड करके ऊपर भी ले जा सकते हो, इसको स्लाइड करके नीचे भी ला सकते हो। देखो, अगर आप ऊपर नीचे ले जा रहे हो तो डायरेक्शन के चेंज होने, जैसे कि मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है, तो डायरेक्शन के चेंज होने का तो सवाल पैदा ही नहीं होता, ठीक है। आपको बस किस बात का ख्याल रखना है कि मैग्नीट्यूड ना बदले। तो शिफ्टिंग एंड स्लाइडिंग प्रॉपर्टी के पीछे क्या लॉजिक है? लॉजिक बस ये है कि आप वेक्टर को कहीं भी शिफ्ट और स्लाइड कर सकते हो, प्रोवाइडेड उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए। जब मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा, डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, तो वेक्टर भी तो चेंज नहीं होगा ना। समझ में आ गई बात? और ऐसा तब पॉसिबल है जब वेक्टर को हम पैरेलल शिफ्ट करें, ठीक है ना। दैट्स इट। इस टॉपिक को हम बाद में डिस्कस कर लेंगे, because the video is getting too longer, okay, so we can discuss this concept in next video.